हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम इकोनॉमी के डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो हालांकि जो पहला पार्ट था ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके देखिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सीएपीएफ का जो एग्जाम है यूपीएससी द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ पर पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर एनसीईआरटी कोर्स भी रन किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल एक जो आपका बेसिक यूनिट रहता है जब भी हम प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से। तो डेफिनेटली जरूरी है इस तरीके से इनकी भी कवरेज यहाँ पर रखना। तो हर एक एनसीईआरटी आपकी यहाँ पर कवर की जा रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए। अब सभी सब्जेक्ट वाइज हर एक टीचर द्वारा यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है, जो कि डेफिनेटली आपके लिए लॉन्ग टर्म काफी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर जनरेट करके देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव डाउट सेशंस यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, मेंटर सपोर्ट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो कोर्स वैलिडिटी है वो भी आपकी 2 साल की है। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को और एनरोल कीजिए, और जो एक बेसिक फंडामेंटल जो आपकी प्रिपरेशन का यूनिट रहता है इसे यहाँ पर पूरा कीजिए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड कर जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी, इसे हम क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शंस यहां पर आपको दी गई हैं, रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशन गैप, इनकम मल्टीप्लायर या फिर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो 4 ऑप्शंस यहां पर दी गई, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर क्या कह रहे हैं, पहली बात कर रहे हैं रियल जीडीपी के बारे में, ठीक है। सेकंड यहां पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जीडीपी। तो यदि आपने पोटेंशियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, पोटेंशियल जीडीपी का यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो काफी इजीली आप इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से कि पोटेंशियल जीडीपी में हम यही तो बात करते हैं कि भैया ये इस प्रकार की जीडीपी है जो कि हमारा देश या कोई भी इकोनॉमी वहां पर अटेन कर सकती है जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वहां पर रन करे, कि रिसोर्सेज का बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल का वहां पर यूटिलाइजेशन हो रहा हो। करेक्ट है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है ऑफ द रियल जीडीपी वो एक्सीड कर जा रहा है किसे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जीडीपी को, कि आपकी जो रियल जीडीपी वहां पर विटनेस की जा रही है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है देन द पोटेंशियल जीडीपी, जिसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जीडीपी यहां पर कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो बिल्कुल सही है, यदि आपने करेक्ट ऑप्शन इसे मार्क किया है कि इन्फ्लेशनरी गैप इसे यहां पर कहा जाता है, और बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। रिसेशनरी गैप कब क्रिएट होगा, कि जब आपकी रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से यहां पर कम है। इनकम मल्टीप्लायर ऑल टुगेदर एक आपका अलग कॉन्सेप्ट है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हमने लास्ट प्रीमिक्स में भी डिस्कस किए थे, डेफिनेटली जाके उसे चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी यहां पर बी ऑप्शन बनती है। तो इस तरीके से ग्राफ यहां पर प्लॉट किया गया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या पोटेंशियल जीडीपी यहां पर रहेगी या फिर जो फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी हम जिसे यहां पर कह सकते हैं, और क्या एक्चुअल ग्रोथ यहां पर विटनेस की जा रही है। तो वो आपके इस कर्व के माध्यम से यहां पर आपको समझाया गया है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो आपकी एक्चुअल जीडीपी, जो रियल जीडीपी है, उसका नंबर ज्यादा देखने को मिल रहा है देन द पोटेंशियल जीडीपी, अर्थात ये इस प्रकार का ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का जब ट्रेंड यहां पर देखने को मिलेगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप यहां पर क्रिएट हो चुका है। अब वही बात है, जब हम जीडीपी को तोड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जा रही हैं किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। तो अगर वैल्यू यहां पर निकालनी है ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज तो हम सिंपल सा फंडा क्या लगाते हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया गया और कितना उसका प्राइस है, ठीक है। यदि अब प्राइस में कोई चेंजेस यहां पर नहीं आ रहे, सॉरी क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बट प्राइस यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस केस में प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा आएगी, तो जीडीपी के नंबर्स भी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आपकी क्या कहा जा रही है कि रियल जीडीपी के केस में हम क्या कहते हैं कि आपके जो प्राइसेस हैं हम उन्हें यहां पर कांस्टेंट रख लेते हैं। तो मतलब क्या है कि यहां पर क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है। क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में, कि भैया वहां पर ओवर यूटिलाइजेशन की जा रही है हमारे रिसोर्सेज की, कि फैक्ट्री जो पहले 8 घंटे काम करती थी बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पर, अब उन्हें 12 घंटे तक रन किया जा रहा है। ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जो लोग वहां पर 8-8 घंटे के लिए काम करते थे वो 12 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। जो दिन का आपका 100 किलो का अगर रॉ मटेरियल वहां पर लग रहा था वो 150 किलो का रॉ मटेरियल वहां पर लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जिस केस में जो आपकी रियल जीडीपी है वो ज्यादा नंबर्स यहां पर जनरेट करेगी देन द पोटेंशियल जीडीपी और द फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी। तो यहां पर आपका इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा, वहीं उसका वैसे वर्सा सिचुएशन में यहां पर क्या होगा, रिसेशनरी गैप यहां पर क्रिएट होगा। तो आई होप ये चीज यहां पर आपको समझ में आ गई हो। वहीं आपका रिसेशन कैसे रहता है, एक्सपेंशन कैसे रहता है, वो आपको बेसिक से पॉइंट्स यहां पर दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेसिक चीज यहां पर पूछी गई है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन यहां पर उठाया गया है। फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मनी इट नीड्स टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं, 4 कोड्स उसके लिए यहां पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए और बताइए कि क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। वीडियो पॉज कर ली हो आई होप सभी ने। तो भैया पहली बात कह रहे हैं कि एक्ट करेगा एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। सेकंड कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट है फॉर कोटिंग प्राइसेस। थर्ड में कह रहे हैं कि इजीली डिवाइजिबल भी होना चाहिए। और फोर्थ में कह रहे हैं कि हैव हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहां पर आपको दी गई हैं। तो चारों ऑप्शंस में यदि आप देखें, पहली चीज तो आपको क्लियर होगी कोड्स के माध्यम से ही, जो कि अब यूपीएससी हालांकि इतने ज्यादा आपको नहीं प्रोवाइड करता, बट ये चीज तो क्लियर होगी कि सारी स्टेटमेंट्स तो यहां पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, बट यहां पर अगर हम डायरेक्टली कंसेप्ट को हिट करें और समझें कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, तो डायरेक्टली मनी के फंक्शंस पूछे जा रहे हैं। किसी भी इकोनॉमी में अगर मनी यूज किया जा रहा है या ओवरऑल भी अगर आपकी इकोनॉमी में यूज किया जा रहा है, तो उसके क्या फंक्शंस रहेंगे, कि डेफिनेटली आपके लिए यूज हेल्पफुल रहता है, कि एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। कि पहले आपका बार्टर सिस्टम वहां पर चलता था, ठीक है जी, जब आपका एक्सचेंज प्रोसेस वहां पर चलती थी कि भाई तुम मेरे से 1 किलो चावल ले ले, मुझे 1 किलो आटा दे दे। बट अब वैल्यू नहीं पता कि भैया चावल की ज्यादा वैल्यू है या आटे की है, दोनों सेम वैल्यू की वहां पर देखने को मिल रही है। तो मनी जब का कॉन्सेप्ट जब यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसने एक्ट किया एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, कि नहीं नहीं एक काम करो, अगर ये 1 किलो चावल तो मुझे 10 रुपए में दे रहे हो, तो उस हिसाब से यहां पर ट्रांजेक्शन हम करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट के तरीके से यूज किया था जब हम प्राइस कोट करते हैं, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि भैया ये पर्टिकुलर जो चीज है 10 किलो जो आटा है ये आपका 100 रुपए का है। तो रुपए जब आपने वैल्यू वहां पर डाल दी, एक यूनिट वहां पर लग गया, तो वो कैसे लगा, क्योंकि हम मनी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इजिली डिवाइजेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। किस तरीके से कि अगर आपका 100 रुपए का नोट है, ठीक है जी, या 100 रुपए की अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन वहां पर हो रही है, आप उसको डिवाइड कर सके सबसे लोअर डिनोमिनेशन तक। ठीक है, तो वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। बट ऑल्टरनेटिव यूजेस में हायर वैल्यू होना, तो वो तो मनी को यहां पर जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है जी, तो पहली 3 स्टेटमेंट्स यहां पर हमारी करेक्ट है। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब क्या, कि अगर आपने 1 किलो चावल वहां पर खरीदे तब आपकी वो वैल्यू है, बट जैसे ही आपने 1 किलो वहां पर आटा वहां पर खरीदने की बात की, तो उसकी वैल्यू वहां पर बढ़ जाएगी। नहीं, ये तो बिल्कुल भी यहां पर पॉसिबल नहीं है, वैल्यू थ्रू आउट सेम ही रहेगी। ठीक है जी, एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करें, तो उस टाइम पे उतनी ही वैल्यू उस मनी की वहां पर रहेगी। अगर हम बात करें कि हाँ जी 1 साल बाद उस वैल्यू की जो उस मनी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, तो हाँ जी वो चीज़ होनी लाजमी है कि इन्फ्लेशन की वजह से वो हम देखते भी हैं। पर पहली 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, जिसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और इजीली अगर आप वैसे भी आइडिया लगाएं कि हाँ यार ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये वैसे ही मनी के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं करती, तो उसके आधार पर भी आप इसको रूल आउट करके अपने आंसर तक यहां पर पहुंच सकते थे। चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। वही चीज आपको एग्जैक्टली यहां पर समझाई गई है कि फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रोल क्या है मनी का, कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहां पर एक्ट करेगा, कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट है, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यहां पर ये सर्व करेगा, किसी प्रकार के डेट सेटल करने हैं तो वहां पर आपकी हेल्प करेगा, और इजिली पोर्टेबल भी है और डिवाइजेबल भी है। ठीक है, तो बेसिक से फंक्शंस आपको यहां पर दे दिए गए हैं। यदि आपने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं है आपने कभी अपने नोट्स में ऐड किए, तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो इकोनॉमी है उसे हम डिवाइड करते हैं कौन सी कैटेगरीज में। 4 ऑप्शंस यहां पर आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, सेकंड कह रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, थर्ड में कह रहे हैं सीजनल एज वेल एज डिस्गाइज्ड सेक्टर्स, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तो बहुत सिंपल सा है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। आई होप सभी लोग इस आंसर तक यहां पर पहुंच चुके होंगे कि बिल्कुल सही तरीके से यहां पर आपके ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बात की जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस किस प्रकार की हैं। ऑर्गेनाइज्ड हैं, सब चीजें सरकार के पास उसका डेटा अवेलेबल है, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हैं कि वहां पर जो चीजें जितनी भी हो रही हैं बिल्कुल आपका सारी कैश सेटलमेंट्स वहां पर हो रही है, किसी का बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के हिसाब से वहां पर वो वेरी करता है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर तो आपका थ्रू आउट अलग तरीके की यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर देगी इकोनॉमी की। सीजनल एज वेल एज डिस्गाइज्ड सेक्टर्स अगेन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पर ही हैं, बट इतना ज्यादा एग्जैक्टली हम नहीं बता, इतना इजिली हम इकोनॉमी को यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते। वहीं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स वो ऑल टुगेदर आपके अलग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है। तो वही चीज आपको बताएगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हम यहाँ पर करते हैं, ओनरशिप के बेसिस पर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जॉइंट सेक्टर हम यहाँ पर करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हम ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं।
एंड आई होप यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होगी कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का बेसिक सा क्या डिफरेंस रहता है। दोबारा रिपीट करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड में आपको सब चीजें मेंटेन्ड है, आपके पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स है, आपको इतना सैलरी यहाँ पर मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड में इरेगुलर आपके वर्किंग आवर्स हैं, हो सकता है आपको बहुत ही कम वहां पर वेजेस मिल रहे हो, ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से इस तरीके से आपकी इकोनॉमी यहाँ पर डिवाइड की जा सकती है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बिल्कुल फैक्ट भरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 2021 में, बट स्टिल थोड़ा पुराना डेटा यहाँ पर पूछ लिया। जनरली हम जिस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट इकोनॉमिक सर्वे डेफिनेटली इस डेटा को वहां पर दिखाता है। कह रहे हैं सेक्टोरल शेयर ऑफ द जीवीए फॉर ईयर 2009 से लेकर 10 से लेकर 2018-19 उसमें शो हुआ है कि जो शेयर है सर्विस सेक्टर का जीवीए में वो इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स। विच अमंग द फॉलोइंग हैज ड्रिवन द मैक्सिमम इंक्रीज। 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए, सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली डायरेक्टली अगर हम फैक्ट के बेसिस पर यहाँ पर आंसर करें तो हम बिल्कुल अपने आंसर तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं कि फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड जो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, ट्रेड जो आपका हो गया, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें भी ग्रोथ आई, बट उतनी ज्यादा ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर के तरीके से काम नहीं किया इसने। बट वहीं जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, IT सर्विसेज हैं, रियल एस्टेट सर्विसेज हैं, उनमें सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ ट्रेंड हमने यहाँ पर विटनेस किया था। तो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे से भी अगर हम रेफर करें तो इजिली आप बता सकते हैं कि जो आपका ये फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है, इनका अमंग ऑल अदर सेक्टर्स सबसे ज्यादा शेयर यहां पर देखने को मिल रहा है, और यही हमारे सर्विसेज सेक्टर को थोड़ा और ज्यादा यहां पर ड्राइव कर रहा है। तो अगेन इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके के फैक्ट्स डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। पता भी होना जरूरी है कि एग्जैक्टली सर्विसेज के बारे में कौन कौन से सेक्टर्स यहां पर इंक्लूड करने हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी करेक्टली मार्क किया है। अगर नहीं किया है तो भैया एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन पॉइंट आपके लिए यहां पर ऐड हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। 4 ऑप्शंस यहां पर आपको दिए गए हैं, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी टर्म यहां पर जोड़ दी गई, बट सिंपल सा मतलब है, एज सच आई होप आप समझ भी गए होंगे इसको एग्जैक्टली क्या पूछने की कोशिश की जा रही है कि पुल फैक्टर क्या है। पुल फैक्टर मतलब कि आप किसी चीज को खींच रहे हैं, कि माइग्रेशन के लिए पुल फैक्टर मतलब कि भैया जो माइग्रेट यहां पर लोग कर रहे हैं वो जहां जा रहे हैं वहां पर कुछ ऐसी चीजें उन्हें मिल रही है जिसकी वजह से वो वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कभी मैग्नेट को यूज किया हो तो आप उसको यूज करते हैं ना उस तरीके से कि भैया कुछ उस प्रकार की आपकी कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट्स नीचे पड़े हुए हैं, फिर आप उसको लेके जाते हैं मैग्नेट को टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, फिर उसको पुल करता है। ठीक है, तो वैसी कौन सी चीज है जो कि अवेलेबल है किसी एक नए शहर में जिसकी वजह से लोग वहां पर माइग्रेट कर रहे हैं, वो यहां पर पुल फैक्टर का काम करेगा। पुश फैक्टर में यहां पर कौन सा क्राइटेरिया आएगा कि ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस उन्हें अपना एग्जिस्टिंग शहर छोड़ना पड़ रहा है और नए शहर में जाना पड़ रहा है। ठीक है, बट पुल फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा कि क्या बेटर वहां पर मिल रहा है। नेचुरल डिजास्टर नहीं भैया, पुल फैक्टर कैसे होगा। पुश फैक्टर जरूर हो सकता है। हाई वेज, हाँ जी, अच्छा पैसा मिल रहा है तो डेफिनेटली इट विल वर्क एज अ पुल फैक्टर, और वही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भी है। हाउसिंग शॉर्टेज, डेफिनेटली इट इज अ पुश फैक्टर कि भैया यहां पर हमें रहने की जगह अवेलेबल नहीं है, चलो किसी और शहर यहां पर चलते हैं। लो इनकम, अगेन वन ऑफ द पुश फैक्टर कि यहां पर हमारे पास उतना अच्छा पैसा हम जनरेट नहीं कर पा रहे, हम किसी और शहर से यहां पर चल जाते हैं। उस हिसाब से आपका हाई वेज यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो वही चीज आपको यहां पर बताई भी है कि पुश फैक्टर्स क्या है एंड पुल फैक्टर्स क्या है। तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने ही बहुत अच्छे से आज यहां पर अटेम्प्ट किया हो। तो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम इस तरीके के डेली बेसिस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है 5 से 10 या 15 मिनट का जो वीडियो रहता है, इसको अगर आप देखें थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, वैल्यू एडिशन भी होगा, और खासकर रिवीजन भी यहां पर होता रहेगा। चलिए जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सीसैट की मास्टर वर्कशॉप यहां पर कंडक्ट की जा रही है 8 जुलाई को 12 बजे। तो डेफिनेटली इसमें ज्वाइन कीजिए और समझिए कि क्या करंट स्ट्रैटेजी अब आपको यहां पर फॉलो करनी है विद रिस्पेक्ट टू जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हम यहां पर देख रहे हैं यूपीएससी सेगमेंट में विद रिस्पेक्ट टू सीसैट, कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो कैसे अब अपनी प्रिपरेशन आगे लेके जानी है। तो वो सारे क्वेश्चंस के सवाल आपको इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में यहां पर दिए जाएंगे। विकास दहिया सर हमारी इस वर्कशॉप को यहां पर कंडक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए इस वर्कशॉप को, और अपना जो आने वाले समय का एक क्लियर पाथ है सीसैट की प्रिपरेशन के लिए उसको यहां पर फाइनलाइज कीजिए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।